हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो हमने यहाँ पर टॉप 20 के नाम से सीरीज़ शुरू करी थी। तो पिछली वीडियो में भी हमने, हालांकि वहाँ पर 20 प्रश्न नहीं थे, 15 प्रश्न थे, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। दो ज्योग्राफी के प्रश्न हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हम अगर मैपिंग के थ्रू पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन जो डिज़ाइन करता हूँ, उन चारों ऑप्शनों से आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितनी मेहनत लगती है दोस्तों ये कंटेंट जुटाने में, तो आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आपको अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करना है दोस्तों, सपोर्ट बना के चलना है, तभी आगे वीडियो बनाने का जोश आएगा। समय आपका व्यतीत नहीं करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आद्य कल्प में भारत में पहली बार ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी। तो जो भारत में पहली बार ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी वो किसके कारण हुई थी? बिहार की डालमा पहाड़ियों पर, बिहार की राजमहल पहाड़ियों पर, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर, या बिहार की कैमूर पहाड़ियों पर। तो आपको सही आंसर का चयन करना है यहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन जाएगा कि डालमा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? तो ये है बिहार में। और जो राजमहल की पहाड़ वाली साइड पे है, जो वो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये भी बिहार में है। राजस्थान में अरावली पहाड़ियाँ, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि अरावली पहाड़ियों के बारे में, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है राजस्थान। दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ियाँ, वो अरावली पहाड़ियों के अंतर्गत आती है दोस्तों, राजस्थान में। और कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? ये भी बिहार में है। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? तो वहाँ से जो नदियाँ निकलती है उनमें से कौन नहीं है कि? तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है महानदी, चौथा है सोन। तो इनमें से जो नहीं निकलती है अमरकंटक पठार से, वो हो जाएगी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी निकलती है दोस्तों त्रियम्बकम पहाड़ी से। त्रियम्बकम पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, आपको नोट डाउन करना है यहाँ पर गोदावरी। एक बार क्वेश्चन ऐसा बना था कि वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? ये है गोदावरी की। और नर्मदा नदी और सोन तो यहाँ पर एक बार ऐसा क्वेश्चन बन गया था एसएससी में कि गंगा से दाहिनी ओर से कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है सोन दोस्तों। जो सोन नदी है वो गंगा से दाईं ओर से मिलती है, और बाकी एक सोन हो गया और एक यमुना हो गया। यमुना और सोन दाईं ओर से मिलती है और बाकी सारी बाईं ओर से मिलती है। तो उनमें सीरियल में कौन कौन से है दोस्तों? ये है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं या पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं। तो आपको अगर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाने के लिए अगर वहाँ पर ऐसा ऑप्शन बनता है, रामगंगा है जो कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, और गोमती जो फुल्लर झील से निकलती है दोस्तों। तो पहले हो जाएगी रामगंगा, फिर हो जाएगा गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो लास्ट में महानंदा हो जाएगा दोस्तों पूर्व की ओर से, और इधर से पश्चिमी रामगंगा हो जाएगा। और जो यहाँ से है राइट साइड से मिलती है जो, वो है यमुना, और फिर है सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है दोस्तों। तो ऐसा भी ऑप्शन बन सकता है कि उत्तर की ओर कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो ये सोन नदी हो जाएगी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ही ऐसा ही बन गया। पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा है घाघरा, तीसरा है गोमती, चौथा है कोसी। तो गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो बाईं ओर से न मिल के दाईं ओर से मिलती है? तो ये हो जाएगी दोस्तों यमुना नदी। तो यमुना नदी प्रयागराज में इलाहाबाद में जो है यमुना गंगा के साथ मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, है जो दाईं ओर। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से। तो यमुनोत्री से निकल कर जो यमुना की टोटल लंबाई है जो प्रयागराज तक, वो कितनी है? 1384 किलोमीटर। तो 1384 किलोमीटर की दूरी पार कर यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों यमुना नदी। और घाघरा दोस्तों, अगर ऐसा ऑप्शन बनेगा, जो काली नदी है उत्तराखंड में, जो काला नामक पहाड़ी से निकलती है काली नदी, तो उसका संगम घाघरा में हो जाता है दोस्तों। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा काली किसकी सहायक नदी है, तो ये है घाघरा की। और अगला है गोमती है जो अगर लखनऊ शहर किसके किनारे पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। और गोमती कहाँ से निकलती है? फुल्लर झील से निकलती है यूपी में। और कोसी दोस्तों नेपाल से निकलती है, और कोसी बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। तो आपको इतने सारे फैक्ट बताए जा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है ऑप्शन, जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। चौथा प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो जितनी भी नदियाँ भारत से प्रभावित होकर विदेशों में जाती है, जैसे बांग्लादेश में जाती है, पाकिस्तान में भी जाती है, आ गया है। पहला ऑप्शन है सतलज, दूसरा है चिनाब,
तीसरा है ब्यास, चौथा है झेलम। तो जो पंचनद वहीं से प्रश्न उठा रखा है दोस्तों, ये जो पंचनद है भारत में सर्वाधिक मार्ग प्रवाह है वो किसका है? इसका सही ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। यहाँ पर जो सतलज नदी है उसका सबसे ज़्यादा प्रवाह है दोस्तों। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी निकलती है दोस्तों, ये निकलती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर झील है जो, मानसरोवर लेक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है दोस्तों? तो एक निकलती है सतलज, दूसरी निकलती है सिंधु, तीसरी निकलती है ब्रह्मपुत्र। तो जो तीनों नदियां हैं इनको पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये ट्रांस हिमालय के पार से निकलती है दोस्तों जो नदियां तीनों हैं, सतलज हो गया, सिंधु हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। तो जो सतलज नदी है वो तो यहाँ पर पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, यहाँ पर जो पंजाब वाले बॉर्डर पे है सतलज नदी, और जो सिंधु है वो भी इस साइड को बहती है पश्चिम की ओर। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नाम से। और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र कहाँ पर गंगा से मिलती है दोस्तों? तो ये बंगाल में है, जो पश्चिम बंगाल में इसकी संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। और उसके बाद ये बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको? तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। अगर गंगा नदी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसकी संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है दोस्तों गंगा नदी। तो गंगा नदी की टोटल लंबाई लेंथ कितनी है दोस्तों? तो ये हो जाएगी 2525 हो जाएगी टोटल लेंथ। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो भागीरथी नदी सबसे गोमुख से निकलती है, उस टाइम तो इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी जो देवप्रयाग तक बहती है, तो ये बहती है 205 किलोमीटर। तो 205 किलोमीटर यहाँ तक बहती है दोस्तों देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद जब इसमें अलकनंदा मिलती है तो वहाँ पे संगम हो जाता है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का। तो अलकनंदा 195 किलोमीटर के आसपास बहती हुई वहाँ पर देवप्रयाग में आती है और गंगा में मिल जाती है। तो सासबहू के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सासबहू के नाम से जाना जाता है भागीरथी और अलकनंदा को। तो यहाँ पर 205 किलोमीटर के बाद संगम बनाती है दोस्तों देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक कितनी लेंथ है इसकी, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो 96 किलोमीटर है दोस्तों। तो उसके बाद एक गंगा नदी के नाम से जानी जाती है देवप्रयाग के बाद। तो दोस्तों आपको ऐसे रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड भी है नदी के, अगर नदी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बन रहा है तो आपको रिलेट करके चलना है। उत्तराखंड में कौन सी नदी उत्तराखंड से निकलती है, तो वहाँ पे यार आपके उत्तराखंड से जितने भी डाउट होंगे वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। अगले ऑप्शन की ओर देख लेते हैं दोस्तों, चिनाब नदी। तो चिनाब नदी, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा कि सिंधु की सबसे विशालतम सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो ये चिनाब ही हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आपको आसपास के फैक्ट भी याद करने हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये है चिनाब। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये निकलती है बाड़ालाचा दर्रे से, बाड़ालाचा दर्रे से। और बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है? तो ये भी आपको ऐसे रिलेट करके हुए पढ़ना है दोस्तों। बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। देख लेते हैं, ब्यास भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से ब्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से ब्यास निकलती है आपके रोहतांग दर्रे से। अब झेलम को देख लेते हैं, झेलम नदी कहाँ से उद्गम होता है झेलम नदी का? तो दोस्तों झेलम नदी को देख लेते हैं। यहाँ पर जो झेलम नदी है वो वेरीनाग से निकलती है, वेरीनाग झील से, वेरीनाग झील से। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील से होता है दोस्तों। और एक किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। तो ये झंग के निकट पाकिस्तान में मिल, तो झेलम किसकी सहायक नदी हो जाएगी? चिनाब की सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों। और सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये है सिंधु की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो झीलों से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जैसे कि हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए उनमें भी देखा होगा आपने कि जो मेन हॉट टॉपिक रहते हैं, झील हो गया, जैसे महासागरों से बन जाते हैं दोस्तों, मिट्टियों से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये हॉट टॉपिक तो पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अष्टमुड़ी झील, दूसरा है पेरियार झील, तीसरा है चिल्का झील, चौथा है पुलिकट झील। तो लैगून झील कौन नहीं है, तो ये बताना है हमको इसमें। तो कौन सी इसमें लैगून झील नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगी पेरियार झील। तो पेरियार झील कहाँ है दोस्तों? अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि पेरियार झील कहाँ है, तो ये है केरल में, पेरियार नदी पर पेरियार झील केरल में। अष्टमुड़ी झील कहाँ है? तो अष्टमुड़ी भी केरल में है। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? ये है उड़ीसा में। पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। कौन सी झील है? तो ये है पुलिकट झील।
आंध्रा और तमिल की सीमा पर पुलिकट। तो जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो दोस्तों ये हो जाएगी चिल्का झील। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि लैगून झीलों को केरल में क्या कहते हैं, तो लैगून झील को केरल में कयाल कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में कि युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला है यहाँ पर चंबल नर्मदा, दूसरा है सोन यमुना, तीसरा है मानस ब्रह्मपुत्र। तो नीचे कूट देख लेते हैं। हमें यहाँ पर सही आंसर का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2 और 3, दूसरा है केवल 1 और 2, तीसरा है केवल 2 और 3, चौथा है केवल 3। जो चंबल है वो तो नर्मदा की सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सोन यमुना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सोन गंगा की सहायक नदी है, न कि यमुना की। तो दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा मानस है, मानस जो असम में बहती है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी, तो ये भी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कूट। तो दोस्तों ये कूट गलत हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 और 3 होना था। तो दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है कथनों से, जैसे कथन और कारणों से क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं एग्जाम में। वीडियो के एग्जाम में देखा होगा आपने कि ऐसे ही क्वेश्चन बने थे वहाँ पर, कथन और कारण। तो काफ़ी लोग इनमें फंस गए थे। तो इनमें लॉजिक लगाना होता है दोस्तों, तो लॉजिक के थ्रू हम इनको आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो लॉजिक लगाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है डीपली तो वो आराम से इसका आंसर निकाल देगा। तो देखते हैं यहाँ पर कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और दूसरा है यहाँ पर कारण आर, वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियाँ ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ज्वारनद मुख का जो कच्छ के साइड पे खंबात की खाड़ी में जाके बहती है, मिल जाती है वहाँ पर, तो वो ज्वारनद मुख बनाती है। और जो बंगाल की खाड़ी में बहती है दोस्तों सारी नदियाँ, वह डेल्टा का पढ़ा होगा आपने। सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी पर है। गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है जो मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है वहाँ पर। तो डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी बृहत्तम। तो पहला वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर, वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तो संकरे मार्ग से गुजरती है दोस्तों। जैसे कि भ्रंश घाटी हमने पढ़ा था पिछली, भ्रंश घाटी से मतलब बिल्कुल बारीक सी जगह से निकलती है ये नदियाँ, और काफ़ी तीव्र गति से प्रभावित होकर समुद्र में मिल जाती है ऊंचाई से। तो इसको ज्वारनद मुख कहते हैं। तो दोस्तों कारण भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बनते हैं ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। तो पहला वाला आंसर ही इसका सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल जो दूसरा ऑप्शन है वो पहले से मैच कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसका आंसर पहला हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है यहाँ पर 8वां प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो जैविक मरुस्थल की संज्ञा किसे दी गई है दोस्तों इंडिया में, तो ये दामोदर नदी घाटी है जो इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर अनेक खदानें पाई जाती है, कोयले की, लोहे की, एल्यूमिनियम की, डीला वगैरह हो गया। तो ये दामोदर वाली साइड पे दोस्तों ये सारे, तो इसलिए इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो बाकी ऑप्शन तो यहाँ पे कोई ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न दिया गया है कयाल क्या है। तो कयाल के विषय में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन है तराई मैदान, दूसरा है गंगा डेल्टा, तीसरा है दक्कन पठार की रेगड़, चौथा है केरल के लैगून। तो कयाल क्या चीज़ है दोस्तों, तो ये केरल के लैगून को कयाल ही कहते हैं। तो केरल में जो लैगून झील होती है, लैगून झीलों को ही दोस्तों केरल में कयाल कहते हैं। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। गंगा का डेल्टा तो सुंदरवन डेल्टा हो गया, गंगा का डेल्टा है। तराई मैदान हो गए हमारे गंगा के मैदानी भागों में जो तराई के मैदान हैं, जैसे हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ते हैं, तराई भावर वाला क्षेत्र, तराई में उधम सिंह नगर और
कुछ नैनीताल का भाग आ जाता है दोस्तों, हरिद्वार का भी। तो ये तराई मैदान में जहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि पाताल तोड़ कुएँ कहाँ मिलते हैं, पाताल तोड़ कुएँ, तो पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं तराई के मैदान में। दक्कन पठार की रेगड़, तो ये दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए जाने जाती है जिसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो दक्कन का पठार जो बैसाल्ट चट्टानों से दक्कन पठार का निर्माण हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक अधिकता किसकी पाई जाती है, काली मिट्टी की, जिसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं। तो काली कपासी मृदा दोस्तों किसको कहते हैं, काली मिट्टी को। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि स्वतः जुताई हुई मिट्टी किसको कहते हैं, स्वतः जुताई हुई मिट्टी, तो ये भी काली मिट्टी को कहते हैं। तो ऐसे ऑप्शन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है हुंड्रू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर, दूसरा है चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर, तीसरा है धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, और चौथा है बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर। तो इसमें से गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। तो जो हुंड्रू प्रपात है वो तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो कि झारखंड में स्थित है, झारखंड में। और चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो धुआंधार प्रपात है ये नर्मदा नदी पर एमपी में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो कई बार एग्जामों में भी बन गया है। ये धुआंधार प्रपात कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी पर कहाँ है, एमपी में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती है। तो कोपेन ने भारतीय जलवायु को 8 भागों में विभाजित किया था। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी तट, और सी ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी तट, और चौथा है दक्षिण पूर्वी तट। तो सही आंसर का चयन करना है दोस्तों आपको यहाँ पर। दोस्तों दक्षिण पश्चिमी तट। तो कोपेन के जलवायु विभाजन भारत के किस भाग को लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दक्षिण पश्चिमी तट, जो महाराष्ट्र गोवा काठियावाड़ वाला तट है जो दोस्तों, उसमें AMW वाली जलवायु पाई जाती है। तो मैं आपको एक दो और भी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो जो AW एंड CWG की जलवायु भारत के संदर्भ में कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है गंगा घाटी गर्म शीतोष्ण जलवायु और प्रायद्वीपीय भारत। तो जो AW हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत का उष्ण सवाना हो जाएगी, ये वाली उष्ण सवाना। और जो CWG है ये गर्म शीत शुष्क वाली ये हो जाएगी, गर्म शीत शुष्क CWG, जो कहाँ पाई जाती है, गंगा घाटी के मैदानों में। तो दोस्तों ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। आपको AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो ये कोरोमंडल तट, जो आंध्रा और तमिलनाडु के पूर्वी तट वाला क्षेत्र है, जो ये भारत का ये हो गया मैप। और जो ये वाला क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, तो ये है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर AS टाइप की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में भी बन रखा है UKPSC के प्रीवियस ईयर में कहीं पे। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कोरोमंडल तट पर यहाँ पर। और जो एक क्वेश्चन दिया गया है AMW, ये पाई जाती है इस वाली साइड पे, पश्चिम वाली साइड पे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जो और भी हैं इसमें अगली वाली वीडियो में इसके बारे में बताएंगे आपको, जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर यहीं पर बता दूंगा सारे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पर वही बन गया है फिर से, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 6, और चौथा है D। तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था कोपेन ने, तो ये किया था 8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 भागों में विभाजित किया था यहाँ पर कोपेन ने। तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एल नीनो संबंधित है। तो एल नीनो के बारे में आपने पढ़ भी रखा होगा कि एल नीनो कौन सी धारा है। तो एल नीनो भारत के मानसून को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर एल नीनो संबंधित है पश्चिमी अवदाब, पूर्वी अवदाब, और तीसरा ऑप्शन, तो यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गई है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर भारतीय मानसून से, और चौथा ऑप्शन है मौसम की भविष्यवाणी। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मानसून से। तो जो एल नीनो है दोस्तों एक उष्ण महासागरीय धारा है। तो एल नीनो किस टाइप की धारा है, उष्ण महासागरीय धारा है दोस्तों यहाँ पर एल नीनो। तो एल नीनो किस तरह प्रभावित करती है भारतीय मानसून को, तो दिसंबर माह में पेरू के तट के प्रभावित होती है। पेरू तट हैं, दिसंबर माह में पेरू के तट के सहारे प्रभावित होती है। तो पेरू के तट के सहारे प्रभावित होती है। वर्ष भर प्रभावित होने वाली शीत पेरू हम्बोल्ट, जिसको हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है दोस्तों, तो ये इसको अपदस्थ कर देती है। तो इससे टकरा कर ये इस साइड को प्रवेश करती है। तो वर्षा की कमी
होके फिर यहाँ पर सूखे की संभावना बढ़ जाती है। इससे एल नीनो प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिया हमने एल नीनो के विषय में। तो एल नीनो किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? भारतीय मानसून से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वह है। तो किस कारण से होती है तमिलनाडु में वर्षा? पश्चिमी विक्षोभ से, बी ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून से, तीसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, चौथा है दक्षिण पूर्वी मानसून से। तो किससे होती है दोस्तों? ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। तो दोस्तों जो ये यहाँ से मानसून आता है तो ये सबसे पहले केरल के बाद उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर यहाँ पर पंजाब में पहुँचता है दोस्तों। तो ये यहाँ से टकराकर फिर इस साइड को जाता है दोस्तों पूर्व की ओर, और बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर यहाँ पर झंझावती वर्षा करवाता है। अक्टूबर नवंबर के माह में दक्षिण पूर्वी कर्नाटक हो गया, यहाँ पर हो गया आपका दक्षिण पूर्वी केरल हो गया, और कहाँ पर? तमिलनाडु में वर्षा होती है दोस्तों। इसके कारण जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे समझ लिया अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लैटेराइट मिट्टी। तो मिट्टी जो भारत में मिट्टियों को बांटा गया है वो 8 टाइप की मिट्टियाँ हैं दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये पाई जाती है 8 टाइप की मिट्टियाँ। तो जान लेते हैं यहाँ पर मिट्टियों के बारे में ज़रा। तो दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मृदा। और काली मिट्टी को स्वयं जुताई मृदा भी कहा जाता है। एक काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, इसको काली कपासी मृदा भी इसी को कहा जाता है। और जो मिट्टी को देख लेते हैं, जो काली कपासी मृदा है, तो काली कपासी मृदा उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी इसी को कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चरनोजम किसको कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय, आपको लिख लेना है, उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी इसी को कहा जाता है दोस्तों, काली मिट्टी को। तो इतने मैंने फैक्ट बता दिए आपको यहाँ पर। आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए, इनको निश्चित ये पेपर में बनेंगे दोस्तों। जो काली मिट्टी है इसका तृतीय स्थान है भारत में। तो सबसे पहला स्थान भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले नंबर पे आती है जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों लाल मिट्टी, और तीसरे नंबर पे आती है काली मिट्टी। तो इसका सीरियल भी आपको याद रख लेना है। अब देखते हैं यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, विस्तृत भाग पाया जाता है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से। तो नदियों द्वारा जो अवक्षेप लाया जाता है उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। जैसे उसमें गन्ने की खेती की जाती है तराई क्षेत्र में। आपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ा होगा, तराई के क्षेत्र में उधम सिंह नगर में गन्ने की काफ़ी उत्पादकता होती है। और हरिद्वार में भी, और कोटद्वार वाली साइड पर जो तराई वाला क्षेत्र है, नैनीताल में भी, तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा गन्ना की खेती होती है, और चावल की भी। तो चावल और गन्ना जहाँ पर ज़्यादा अधिक आर्द्रता और अधिक गर्मी होती है जहाँ पर दोस्तों, वहीं पर इन दोनों की खेती की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में और फैक्ट देख लेते हैं। जो बाढ़ के मैदान में कांप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है। तो जो खादर, जो नई मिट्टी बहा के लाती है नदी, उसको खादर कहते हैं, और जो पुरानी होती है उसे बांगर कहते हैं। तो दोस्तों ये खादर और बांगर भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये भी याद कर लेने हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरी मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं थोड़ी। मिट्टी भारत में कौन सा स्थान है? लाल मिट्टी का दूसरा स्थान है। ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है दोस्तों? अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो यह है तमिलनाडु में। उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वगैरह, यहाँ भी लाल मिट्टी के अवशेष पाए जाते हैं दोस्तों। और इन मिट्टियों का विकास कहाँ से हुआ दोस्तों? तो आर्कियन, ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको ये भी यहाँ पर याद कर लेना है। और जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। और जो लैटेराइट मिट्टी होती है इसका भी तो दोनों का एक ही कारण होगा लाल होने का, यह है लोहे के ऑक्साइड के कारण। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि लाल और लैटेराइट मिट्टी किसके कारण लाल होती है, तो ये होती है लोहे के ऑक्साइड के कारण। तो लैटेराइट मिट्टी से दोस्तों ईंटें भी बनाई जाती है। तो
अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि ईंटों में प्रयुक्त कौन सी मिट्टी होती है, तो दोस्तों ये होती है लैटेराइट मिट्टी। लाल मिट्टी है उसमें लोहे, एल्यूमिनियम, चूने का अंश अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें ये वाले तत्व पर ज़्यादा पाए जाते हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है। तो किसमें होती है? लाल मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगी आपकी उष्णकटिबंध प्रारूपीय। तो इसका प्रारूप कैसा है? उष्णकटिबंधीय, जहाँ मौसमी वर्षा होती है, जैसे कि साउथ में ज़्यादातर इसका भाग पाया जाता है। तो साउथ में ही लैटेराइट मिट्टी के ज़्यादा अवक्षेप हैं। यह बहुत ही अपक्षालित मृदा है। तो अपक्षालित मृदा है दोस्तों, कर्म से भीगने तथा सूखने पर इसका सिलिकामय पदार्थ निक्षालित हो जाता है। तो दोस्तों इसको भिगाने पर ये मुलायम हो जाती है और सुखाने पर ये कठोर हो जाती है, जैसे कि लाल ईंटें हो गई इसका उदाहरण। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थ की कमी होती है दोस्तों। तो इसमें खेती किस किस चीज़ की जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाय हो गया, कहवा हो गया, रबर हो गया, सिनकोना हो गया, काजू हो गया। जो बागानी कृषि है दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों मिट्टी का पोस्टमार्टम हो गया, यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 16वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, किस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टियों से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जो जो हॉट टॉपिक हैं सिलेबस के, उससे मैं प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ला रहा हूँ। तो आपने देख लिया होगा कि जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं आयोग के, उसमें से हर एक 2 या 3 प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों मिट्टी से भी मैंने 2-3 प्रश्न बनाए हैं। तो मिट्टियों का यहीं पर ही पोस्टमार्टम हो जाएगा, मिट्टियों को अच्छे से समझ लेंगे आप। तो 16वां प्रश्न दिया गया है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इसका आंसर नहीं, हालांकि यहाँ पर एक्सप्लेन तो कर लिया था, पर इसका आंसर नहीं बताया था। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको काली मिट्टी को ही टिक करना है। तो बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। तो 16वां प्रश्न है यहाँ पर, किस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। तो ये मिट्टी होगा दोस्तों यहाँ पर। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस मिट्टी में होता है नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी? तो दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी, उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो इसमें किसकी अधिकता होती है दोस्तों? तो ये भी देख लेते हैं। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इसमें कौन कौन सी खेती होती है मिट्टी में? धान की, गेहूं की, गन्ना की होती है, दलहन, तिलहन आदि खेती ये होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी में। तो दोस्तों ये भी देख लिया है हमने यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले राष्ट्रीय वन नीति 1952 एवं 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनाच्छादित होना चाहिए? तो मतलब टोटल क्षेत्रफल में कितना वन होना चाहिए दोस्तों? तो प्रतिशत में दिया गया है यहाँ पर। तो कितना होना चाहिए दोस्तों? ये होना चाहिए 33.3%। तो इतना होना चाहिए दोस्तों। और जो पर्वतीय भागों में होना चाहिए वो होना चाहिए 66%, और जो मैदानी भागों में वो होना चाहिए 25%। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब आई थी, तो अंग्रेजों के टाइम पे आई थी दोस्तों। वन नीति सबसे पहले 1894 में वन नीति आई थी, सबसे पहले 1894 में अंग्रेजों के टाइम पे। और उसके बाद स्वतंत्र भारत की वन नीति कब आई थी? ये आई थी 1952 में। तो 1952 में आई थी। तो संशोधित वन नीति आई थी 1988 में। इसी में मानक रखा गया था कि मैदानों में इतना होना चाहिए, टोटल इतना होना चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्रों में इतना होना चाहिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन आवरण क्षेत्र में कौन सा टाइगर रिजर्व प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है, पहला सिमलीपाल, दूसरा है इंद्रावती, तीसरा है नागार्जुन सागर, चौथा है पेके। तो सिमलीपाल कहाँ है दोस्तों? ये है उड़ीसा में। तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार बन रखा है दोस्तों पेपर में कि सिमलीपाल कहाँ है, तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले क्षेत्र पे। कौन सा है? नागार्जुन सागर, जिसको श्रीशैलम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप ये भी याद रखना है कि श्रीशैलम के नाम से किस टाइगर रिजर्व को जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है नागार्जुन सागर को। तो राइट आंसर भी इसका सी ही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 18वें प्रश्न का, वनावरण क्षेत्र में कौन सा टाइगर रिजर्व प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा नागार्जुन सागर दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा नामदफा अरुणाचल में। अगर ऐसा बन जाएगा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व कौन सा है, तो नामदफा अरुणाचल में। तो नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों फैक्ट और भी है दोस्तों। तो ये पेके दिया हुआ है दोस्तों, जो यहाँ पर ये पेके, ये प्रतिशत के
प्रतिशत के हिसाब से हो जाएगा दोस्तों। प्रथम स्थान पे पे के और क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा नागार्जुन सागर, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब घोषित किया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा है 2011, तीसरा है 2014, चौथा है 2015। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब घोषित किया था यूएनओ ने? ये किया था 2011 में, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम और 20वां प्रश्न है यहाँ पर, वन महोत्सव कार्यक्रम प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 से 7 जुलाई तक, दूसरा है 1 से 7 अगस्त, तीसरा है 7 से 14 अगस्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। तो आपने गांव में भी देखा होगा कि वन महोत्सव वन विभाग के द्वारा मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई हरेला के टाइम पे। तो दोस्तों वन महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? ये हुई थी 1950 में। किसने करी थी? के.एम. मुंशी ने। तो के.एम. मुंशी ने करी थी दोस्तों वन महोत्सव की शुरुआत। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, जो दोस्तों मैं जितने भी फैक्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित ही यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे देखने को अगर आप पेपर में जाओगे। तो दोस्तों आपको सपोर्ट बना के चलना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो दोस्तों अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो ऐसा ही कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।